Hello and welcome to the mains test paper discussion. I'll be taking the Indian economy section of GS3 simulator test. So as you can see, you must have appeared for the test and there have been multiple questions that have been asked from multiple things and we will be addressing the same. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिमुलेटर टेस्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे और उसके आंसर्स की अप्रोच कैसे आपको देखनी है. हाउ डू वी नीड टू अप्रोच द आंसर्स फ्रॉम द मेंस ओरिएंटेशन, दिस वी हैव टू डिस्कस. तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो पहला आप क्वेश्चन देखिए. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and it is a kind of a direct question, but again there are certain gray areas also in this question. तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? जस्ट हैव अ लुक. डू यू थिंक दैट इंडियाज नॉलेज इकोनॉमी, बात हो रही है भारत की नॉलेज इकोनॉमी की, कैन फैसिलिटेट इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी कि वृद्धि और विकास, दो चीजें हैं, वृद्धि एवं विकास, इन दोनों को बढ़ाने का क्या तरीका है, या नॉलेज इकोनॉमी का क्या योगदान रहता है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का क्या योगदान रहता है वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और नॉलेज इकोनॉमी पे फोकस काफी टाइम से रहा है. ये बात याद रखिएगा कि नॉलेज इकोनॉमी का फोकस उभर के आया है जब से YouTube पे बहुत सारे वीडियोस बनने लग गए हैं जहां पे पीपल आर नॉलेजप्रेन्योर्स और पीपल मेक वीडियोस अबाउट इंफॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट. उसको नॉलेज बेस्ड कंट्रीब्यूशन वीडियोस कहा जाता है. तो इसकी वजह से नॉलेज इकोनॉमी टर्म हैज बीन क्लाउटेड. एग्जिस्ट पहले भी करती थी लेकिन इसका जो बोलबाला हुआ है ये उसके बाद से हुआ है. तो किसी भी मेंस के आंसर को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये आप लोग जानते हैं. आपको फिर भी एक बार बताते हैं हाउ डू यू हैव टू अप्रोच अ मेंस आंसर. एज यू नो दैट वी फॉलो और यू शुड फॉलो एन IBC अप्रोच. IBC का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये बेयर मिनिमम है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ तो आपको इंट्रो, कंक्लूजन वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज. लेकिन जिस तरीके का सवाल पूछा गया है तो आपको इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में. और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये जो दो चीजें हैं ये आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं, सुपरफिशियल फैक्टर्स हैं. मतलब इन चीजों के होने की वजह से आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे या मार्क्स इनफैक्ट एट ऑल मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये होना जरूरी है क्योंकि आपके आंसर को खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है. तो इंट्रो और कंक्लूजन में आपको बेयर मिनिमम वर्ड्स लिखने हैं. लिखना जरूर है लेकिन मिनिमम वर्ड्स लिखने हैं क्योंकि आपको अपने वर्ड्स यूज करने हैं क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कि बॉडी में आएगा. अब देखिए सवाल पूछ रहा है नॉलेज इकोनॉमी का योगदान, नॉलेज इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट में. उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हमें नॉलेज इकोनॉमी के बारे में कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी. तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि नॉलेज इकोनॉमी क्या है. नॉलेज इकोनॉमी यानी कि कोई ऐसी चीज जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करती है. इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग. इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग से मेरा मतलब यह है कि जो आपके इंटेलेक्ट से निकल कर आई है. इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस से निकल कर आई है. सो व्हेन यू आर यूजिंग योर माइंड विच मीन्स इंटेलिजेंस, और व्हेन यू आर यूजिंग योर स्किल, आप अपना स्किल यूज करते हैं या आप कोई ऐसी चीज यूज करते हैं जिसके जरिए आपके दिमाग से कोई आउटपुट निकल कर आता है, इट रिजल्ट्स इनटू एनी काइंड ऑफ आउटपुट. इसे आप आउटपुट बोल सकते हैं, इसे आप इनोवेशन बोल सकते हैं, इसे आप रिजल्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ये जो चीज है ये नॉलेज इकोनॉमी का रिजल्ट कहलाता है. दिस इज टर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी. आपको जान के हैरानी होगी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 48वें नंबर पे है, 48th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ये बहुत बड़ी बात है. तो और मतलब ये काफी हद तक इंप्रूव हुआ है. तो ये क्यों है? क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी यानी कि इंटेलिजेंस का, स्किल का, रिसर्च का और इनोवेशन का जो है वो उसमें वृद्धि हुई है, उसमें इंक्रीज हुआ है. तो ये नॉलेज इकोनॉमी की डेफिनेशन है.
तो परिचय में, इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ 2 लाइन में नॉलेज इकोनॉमी के बारे में कुछ कुछ लिखना होगा, जो कि यहां पर आएगा। इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक सेक्शन, ये इधर आएगा। ऑलराइट, फिर आती है बात बॉडी के ऊपर, जहां पर क्या बात हो रही है, आपको स्पेसिफिकली जस्टिफाई करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉलेज इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में क्या है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ। नॉलेज इकोनॉमी का योगदान ग्रोथ की तरफ कई तरीकों से है, कई सिरों से है, कई एंगल से है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इनडेफिनिट। उसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन आप वो चीजें आपको मार्क्स देंगी जिनके आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो नॉलेज इकोनॉमी का होगा वो है आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। बहुत बड़ी चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। सो व्हेन आई टॉक अबाउट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, आपको मतलब सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, ठीक है, और उसके बाद इन्फोसिस, ये जो आपकी आईटी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज का कंट्रीब्यूशन $50 बिलियन प्लस है। द कंट्रीब्यूशन इज $50 बिलियन प्लस टू द इंडियन इकोनॉमी। दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 7.5% ऑफ इंडियन जीडीपी। इतना बड़ा योगदान है, ये पूरा नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है। तो नॉलेज इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कंट्रीब्यूशन इज अंडर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और ITES. This is something that you will state, you will justify via example. Followed by that, the second is the startup ecosystem. भारत के सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन को अगर मिला लिया जाए या स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन को मिला लिया जाए तो $350 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन है। $350 बिलियन प्लस वैल्यूएशन इज इंक्लूडेड ओवर हियर अंडर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा नॉलेज इकोनॉमी का रिजल्ट है। आप स्टार्टअप्स देखिए, चाहे प्रैक्टो हो, डंजो हो, 1MG हो, ठीक है, ये सब सारे स्टार्टअप्स हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। जेप्टो है, जोमैटो है, स्विगी है, इन सब की वैल्यूएशंस हैव स्काई रॉकेटेड। ऑल दीज आर अ रिजल्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बिना नॉलेज के तो टेक्नोलॉजी आती नहीं है। प्लस आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, कुछ बेचोगे, मार्केटिंग करोगे, आप कई सारी चीजें करोगे। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सो नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रोथ में हो रहा है, डेवलपमेंट में हो रहा है, दोनों चीजों में हो रहा है। तीसरी चीज जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है मैसिवली, वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है डोमेस्टिक यानी कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है FDI, FII, प्राइमरीली FDI। इन दोनों चीजों का इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इज टुवर्ड्स बिल्डिंग सर्टेन थिंग्स। अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत का बिल्ड हो रहा है तो हम ये बोलते हैं कि आपका पूरा इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स मेकिंग समथिंग। दैट इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। फिर FDI इनफ्लोज में शुरू में पोस्ट LPG जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो हुआ था टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर। तो ये चीज है, दिस इज समथिंग विच हैज बीन हैपनिंग। तो FDI इनफ्लोज आप लिख सकते हैं, रिकॉर्ड FDI इनफ्लोज कोविड से लेके आज तक जितने भारत में हुए हैं उतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट। इन सब चीजों के पीछे क्या मतलब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इतने FDI इनफ्लो इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है? या अगर TCS, विप्रो वगैरह ये सब प्रोवाइड कर पा रहे हैं, 7.5% GDP को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? उसका भी रीजन आपको बताते हैं। उसका रीजन है एजुकेशन रेट एंड स्किलिंग रेट, both have actually contributed. How? Education via new education policy, national education policy, even older education policy, दोनों policies. Skill improvement via Skill India program and vocational education, दोनों का योगदान है, दोनों का contribution है। इन दोनों की वजह से the number of jobs that have been created is very good. Job creation has increased. The availability of loans or finances, better a term is availability of finances
so that people get access to everything is very high. Under the Mudra Yojana, the MSME scheme, so available of finances, these things have contributed towards what? They have contributed towards growth and development. जितना ज्यादा लोग पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा लोग हुनर डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा एजुकेशन होगा, जितना ज्यादा स्किल होगा, उतनी ही ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी. जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, उतने ही ज्यादा आईटी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई भी सेक्टर जो है उसी तरीके से फंक्शन करेगा. ऑटोमेटिकली इट वुड लीड टू व्हाट? इट वुड लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एंड दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज ग्रोथ. उसी को ग्रोथ बोलते हैं, उसी को वृद्धि बोलते हैं. तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, स्टार्टअप्स बनाते हो, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करते हो या मैन्युफैक्चर को प्रमोट करते हो, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है और नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो ग्रोथ भी हो रहा है. इस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच करेंगे. यू विल अप्रोच द आंसर इन दिस स्पेसिफिक सेंस. तो आपके पास पॉइंटर्स बहुत सारे हैं. आपको एक एक लाइन में इनको जस्टिफाई करते हुए 150 वर्ड के अंदर ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी रिटन इन 150 वर्ड्स. इसे आप ध्यान रखेंगे. ये आपको 150 वर्ड में लिखना है. हाईली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहला सवाल है. अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डज इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स और व्हाट डज इट स्टेट? तो दूसरा सवाल स्टेट करता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी की, तकनीकों की, प्रौद्योगिकी की प्रगति में क्या महत्व है. सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडवांसिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स. जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है और अलाइड सेक्टर्स उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन सब में आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी का या प्रौद्योगिकी का योगदान देखते हैं. भारत के कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की प्रगति में प्रौद्योगिकी के महत्व का परीक्षण कीजिए. यह आपको 150 शब्दों में लिखना है. मतलब इसको एग्जामिन करिए, परीक्षण कीजिए. फिर से वही अप्रोच हमारी सेम रहेगी जैसा कि आप जानते हैं. अप्रोच है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. यह आपका WH फैमिली का क्वेश्चन नहीं है. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बताना है या सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बताना है कि ये चीज भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में किस तरीके से योगदान दे रही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें यह देखना है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ की तरफ किन किन चीजों का ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिकल तौर पे योगदान रहा है. उसके लिए आप इसमें इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, आप क्या लिखोगे? एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. रीढ़ की हड्डी है इंडियन इकोनॉमी की. एग्रीकल्चर जो है तकरीबन 45% ऑफ वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करता है. मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 18% है. 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से आता है. ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है. बैकबोन टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी. ये जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर व्यूइंग ओवर हियर, ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है. और एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ा, उस वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ी और जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा. तो एग्रीकल्चर में जो चीजें बढ़ाई गई हैं, इफ यू लुक एट इट इन द लास्ट 5 decades सिंस 1960s टिल डेट, तो तब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन आज की डेट में 10 टाइम्स से ज्यादा हो चुका है. कई सारी चीजों में 10 टाइम्स है, जैसे फूड ग्रेन्स में, बहुत सारी चीजों में 5 टाइम्स है. और जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे हॉर्टिकल्चरल आइटम्स, उनका प्रोडक्शन वन ऑफ द लार्जेस्ट हो गया है वर्ल्ड में. लार्जेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो. कई सारे फ्रूट्स में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, या टॉप 3 या टॉप 5 में आता है. तो इस तरीके से इसका योगदान जो है वो देखा जाता है. तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट इन द इंट्रोडक्टरी लाइन. अब ये लिखना है कि टेक्नोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है. अब इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये चीज आप इसमें जस्टिफाई करते हुए लिखेंगे, बॉडी में जस्टिफाई करते हुए लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी का रोल कहां आया. पहली बार टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ था एग्रीकल्चर में, वो हुआ था 1969 में बाय इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स. ये चीज टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जो ये सीड्स हैं ये टेक्नोलॉजिकली एनरिच्ड सीड्स थी और इनको क्या कहा गया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. इन सीड्स की कई सारी खासियत थी या कई खास बातें थी.
जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट भी बनाया गया था इन्हें, इनको ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया गया था। मतलब इन सीड्स का प्रोडक्शन जो आपकी नॉर्मल पुरानी सीड्स थी उनसे ज्यादा था। अब क्योंकि ये सारी चीजें थी, इस वजह से आप ये देख सकते थे कि प्रोडक्शन बढ़ा। तो जहां जहां पर HYV सीड्स यूज करी गई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, इन सब एरियाज में यूज हुआ और यहां उत्पादन बढ़ा। तो उसी एरा को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो 1969 में यूज शुरू हुआ। बाय 1980s और लेट 1980s, 2 डेकेड्स यानी 20 साल के पीरियड में इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि हमें यह देखने को मिला कि 20 साल के अंदर अंदर हमारा जो हम डेफिसिट प्रोडक्शन था, जो हम पूरा नहीं कर पाते थे अपनी खुद की जनसंख्या के लिए, और बेसिक फूड ग्रेन्स, गेहूं चावल जैसे फूड ग्रेन्स जो हैं, उसमें भारत का उत्पादन जो है वो सरप्लस यानी नेट पॉजिटिव पहुंच गया। अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। ये टेक्नोलॉजी का पहला यूज था। दूसरा जो यूज है टेक्नोलॉजी का, वो है प्रिसिशन फार्मिंग। ये शायद आपने सुना हो, प्रिसिशन फार्मिंग। तो प्रिसिशन फार्मिंग का मतलब है कि आप प्रिसिशन मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट करके चीजें यूज करें। GPS गाइडेड ट्रैक्टर्स, ड्रोन्स, सॉइल सेंसर्स, फर्टिलाइजर्स आप उतना ही यूज करें जितनी रिक्वायर्ड है। ड्रोन्स का यूज करें जिससे कि उतने ही एरिया में आप स्प्रिंकल कर सकें, या आप उतनी ही जमीन पे खेती कर सकें, या वेस्टेज ना करें कि एक्स्ट्रा आपने चीजें बो दी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। GPS सेंसर्ड जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी आपको एक सेंस ऑफ इनरिचमेंट देंगे कि आपका प्रोडक्शन कितना बढ़िया चल रहा है। तो ये सारी चीजें प्रिसिशन फार्मिंग में आती हैं। दिस इज समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। तो जो एग्रीकल्चर मिशन आया था 2021 में, वो जो चीज है वो महाराष्ट्र से शुरू हुई और वो प्रिसिशन फार्मिंग की तरफ पहला कदम था। इसको आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज है, टेक्नोलॉजी का ही यूज है, वो है मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। आपने फार्मिंग को मैकेनाइज कर दिया, मैकेनिकल बनाया। मैकेनिकल कैसे बनाया? यूज ऑफ ट्रैक्टर्स। जब ट्रैक्टर्स का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें मैकेनाइज हो जाएंगी। जब आप टूल्स का यूज करोगे तो मैकेनाइज हो जाएंगी। जब आप इन चीजों का यूज करते हो तो ये सब मैकेनाइजेशन में आता है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। समथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट एंड गिव्स मोर एफिशिएंसी इज मैकेनाइजेशन। सो दिस स्टार्टेड। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर की चीजें बढ़ी। फॉलोड बाय दैट जो चौथी चीज है वो है, अब ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ और भी चीजों में कंट्रीब्यूशन हुआ जो कि इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, जैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज APMC मंडी। ठीक है, ये आपने सुना होगा डेफिनेटली। APMC मंडी है, ई-नाम है, ये सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सेल आसान हो रही है, या सेल और पिन पॉइंटेड हो रही है। अगर एक किसान को APMC मंडी या ई-नाम के जरिए, ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए आप कहीं पर भी सेल कर सकते हो, बाउंड्रीज नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है। या APMC मंडी जो है उसके जरिए आप क्या कर पा रहे हो? आप प्राइस डिस्कवरी कर पा रहे हो। यू आर एबल टू डिस्कवर द प्राइसेस at the comfort of your farm. You don't have to transport your produce anywhere and everywhere. This is something which is very very useful. तो ये जो चीज है एग्री मार्केटिंग, APMC मंडी वगैरह वगैरह, ये सब का या इन सब चीजों का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। इसको भी आप एक डिजिटल रेवोल्यूशन बोल सकते हो, जो कि फिर टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और इसको आप टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से आउटपुट में योगदान इसलिए बोल सकते हो कि यहाँ पे वेस्टेजेस नहीं होती हैं। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए आपने पिल्फरेज और लीकेज यानी चोरी रोकी। नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट कि जब आप कोई सामान, अपना जो भी उत्पादन है, प्रोडक्शन है, आप स्टोर करते हो, तो आपको जो स्टोर पर्सन है या स्टोर ऑपरेटर जो है वो वेयरहाउसिंग रिसीट देता है। इस वेयरहाउसिंग रिसीट के जरिए जो है आप दूसरा लोन ले सकते हो बैंक से। ये भी टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि पहले हम बेच के जो पैसा मिलता था उससे उधार चुकाते थे, फिर नया उधार लेते थे। अब बिना बेचे भी आप उधार ले सकते हो, थैंक यू टू टेक्नोलॉजी। तो ये NWR, इलेक्ट्रॉनिक NWR रिसीट है।
फिर आती है आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी में किसान एसएमएस, किसान स्कीम, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में आप किसानों को सपोर्ट देते हो, जिसकी वजह से किसानों को वो सब आउटपुट इनपुट मिलता है जिसकी वजह से उनका आउटपुट बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहां पर आती हैं जिसकी वजह से आप कंट्रीब्यूट करते हो और ये इसमें बढ़ावट होती है या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रमोट होता है। इसके सिवा क्वेश्चन जो है वो एलाइड सेक्टर्स के बारे में भी पूछ रहा है। इट इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट एलाइड सेक्टर्स। तो एलाइड सेक्टर्स में आप मिल्क रेवोल्यूशन का एग्जांपल ले सकते हो। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, दैट हाउ एलाइड एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करते हुए आपने लाइफ स्टॉक को मैनेज करा, उनकी हेल्थ को मैनेज करा, ये चीज हुई। अगर हेल्थ खराब हुई तो आप उसको ट्रैक कर पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पेस्ट अटैक वगैरह, इन सब से आप अपने क्रॉप को काफी हद तक बचा पाते हो या इन चीजों को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाते हो, ये एलाइड एक्टिविटीज में आता है। तो एलाइड एक्टिविटीज में जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज इसमें आ जाएंगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये इसमें आती हैं। ये सिर्फ आपको एक पासिंग फेज में लिखना है जिससे कि क्वेश्चन जस्टिफाई हो सके। तो ये जो चीजें हैं ये यहां पर आती हैं एज अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडवांसिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आप यहां पर पढ़ रहे हैं या आपसे पूछी जा रही हैं, जो आप यहां पे लिखेंगे, ये सब चीजें जस्टिफाई तभी करेंगी जब आप एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करेंगे। यू हैव टू सपोर्ट इट विद एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, the next question states income based survey. We are talking on income based survey. How can an income based survey help in assessing the Indian economy better than consumption based survey? Now this is a very interesting question, and this is a question which I call as a question of the WH family. So look at this, it is a direct question. What is? You don't need any introduction in this. So when we talk about IBC approach, introduction body conclusion approach, this approach will not work in this question or is not required in this question. What we need to focus is on directly this, neither introduction nor conclusion. So within body, what you need to do is you have to define what is income based approach, followed by that why is it better than consumption based approach. You have to give reasons, or basically you have to justify. You have to justify why income based approach is better than consumption based approach. So just I will give you some inputs on this. When we talk about income based approach, it basically means that we are looking at individuals' income earned by individuals, and we are not looking at consumption of the individual. Consumption is not seen. Consumption is not seen. Income is seen. Why? What is so special about this? Just to tell you one thing, that when we talk about consumption, whenever we are calculating inflation, let's say, consumer price index, it's a consumption based survey. Most of the surveys are consumption based. In economy, this is just in context. But here, we are trying to justify the opposite. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिविजुअल की इनकम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल के इनकम के आधार पे या आय के आधार पे मैं ये बताऊंगा कि ये जो सर्वे है मुझे क्या बता रहा है हैबिट्स के बारे में और कई सारी चीजों के बारे में। तो इनकम बेस्ड सर्वे इज अ सर्वे वेयर वी कैलकुलेट और वी टेक इनटू अकाउंट द डेटा of the incomes earned by every single individual within the country, whatever scale, whatever status that individual might be of. And according to that status of individual, how do we look at that specific individual in terms of his habits with respect to that income? What are his habits with respect to that income? This is income based survey. Now, why is income based survey better than consumption based survey? This is the second part of the question. A justification is required. So in the specific sense, the first thing that you have to do is you have to look at that income is known to be formalized in a country like India. Formalization of income. So when I say formalization of income, what I mean is that whatever income is earned, that income, if we are accounting in our survey,
It's a formal income. Formalization of income or a formal income. It is not an informal income. Informal income not required. Now, this is a positive where the formal incomes are taken into consideration, and our data driven approach will be on the basis of the incomes which have actually been earned. Every person who has been employed, whether in the manufacturing sector, corporate sector, service sector, whichever sector, that is taken into consideration. This is the first benefit. The second is tax buoyancy. Buoyant taxes. When I say taxes, it basically refers to tax to GDP ratio. If we take consumption based survey, we are only taking into account the money that we have spent on consumption. बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि यहां पे इनकम ले रहे हैं, तो इनकम के बेसिस पे हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि इसको कितना टैक्स देना चाहिए था. सो इन दिस स्पेसिफिक केस द टैक्स टू जीडीपी रेशो वुड इंक्रीज, क्योंकि इसमें जो भी टैक्सेस नहीं भर रहे होंगे या टैक्सेस को एवेड कर रहे होंगे वो आपकी पकड़ में आ जाएंगे. दैट इज समथिंग दैट वुड कम अंडर योर नोज, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. Followed by that, the third is wider use of income to spend money. Expenditure. आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका यूज जो है वो वाइडर हो जाएगा. वाइडर कैसे हो जाएगा? नॉर्मली जब हम कंजम्पशन बेस्ड सर्वे लेते हैं तो सिर्फ कुछ कुछ चीजों पे कंजम्पशन अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यहां पर आपने पूरी इनकम ली है तो पूरी इनकम में जितनी सेविंग्स हैं वो भी आएंगी, जितना स्पेंड करा है वो भी आएंगी, और तमाम चीजों पे आपने स्पेंड करा है वो सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. यू विल लर्न अबाउट द हैबिट्स ऑफ पीपल वाया दिस. देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज एसेट सेग्रीगेशन. आपने अपनी इनकम को कितने एसेट्स को बिल्ड करने में लगाया या कितने एसेट्स बिल्ड करें, आपने कितना रियल एस्टेट बनाया, कितने के शेयर्स खरीदे, कितना पैसा इन्वेस्ट करा, कितना निवेश करा, ये सारी चीजें एसेट सेग्रीगेशन में आती है. ये तभी पता चलेगा जब आप इनकम बेस्ड सर्वे करोगे. कंजम्पशन बेस्ड में खाने पे इतना, रेंट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, फ्यूल पे इतना, ट्रैवलिंग पे इतना, इससे आपको पता नहीं चलेगा. यू विल नॉट गेट टू नो बाय दिस. एंड लास्टली कम्स सोशल expenditure. Expenditure on health, expenditure on education, and multiple social sector initiatives. Something which is given as a grant where you are not consuming. भाई जहां पे कंजम्पशन नहीं है लेकिन खर्चा हो रहा है, लेकिन आप पैसा दे रहे हो लेकिन कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कंजम्पशन बेस्ड सर्वे में होगी नहीं, वो भी यहां पे हो जाएगी. तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इनकम बेस्ड सर्वे इज बेटर देन कंजम्पशन बेस्ड सर्वे. दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई योर आंसर विद इन दिस स्पेसिफिक लॉजिक, वेल विद इन द वर्ड लिमिट. अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, शायद इसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकें. इनकम बेस्ड सर्वे तब यूजफुल होगा अगर आपने इनकम की अकाउंटिंग प्रॉपरली करी है और आपको देश में रहने वाले सारे लोगों की इनकम्स पता है. अगर आपको देश में रहने वाले सारे लोगों की इनकम्स नहीं पता है तो आपका यही सर्वे इनकम्प्लीट रह जाएगा. सो दिस सर्वे, द सक्सेस ऑफ दिस सर्वे डिपेंड्स ऑन वेदर you know the incomes of all the people residing in the country. I'll give you an example. If you do not know the incomes of all the farmers, 45% farmers living in the country, then how do you expect that this survey will be successful? तो consumption based survey शायद better होगा. तो which is why income based survey is not used. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. देखिए अगला सवाल क्या बोलता है. ये सवाल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से एक इशू रहा है भारत में. डिस्पाइट न्यूमरस एफर्ट्स, कई कोशिशों के बावजूद, सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू इंडियाज जीडीपी. भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत या उसमें जो योगदान रहा है द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो कम रहा है. What are the major reasons behind the stumbling block of the manufacturing sector?
ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, या उसके बीच में हर्डल या एक स्पीड ब्रेकर बना है, उसके कारण बताएं। तो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। और दूसरा पूछ रहा है हाउ कैन इट हेल्प इन एनहांसिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ बेहतर हो सके। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या कहा जा रहा है, देखिए, विनिर्माण क्षेत्र की असफलता के अंतर्निहित मुख्य कारण क्या है, इसके रीजंस बताएं। यह समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। ये दो चीजें पूछी गई हैं, लंबा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये वही रहेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये क्वेश्चन IBC अप्रोच पे चलेगा, यानी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अप्रोच पे चलेगा। तो इंट्रोडक्शन की यदि बात करी जाए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसमें आप मैक्सिमम 10% वर्ड लिमिट का 10% जो है इसमें आप खर्च करेंगे या इसमें यूज करेंगे, और बाकी जो वर्ड्स हैं आप यहां बॉडी में लिखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीयक क्षेत्र का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए जीडीपी में, तो कई दशकों से since many decades it has been stagnant at around 18 to 22% of GDP। ये इस पे स्टैग्नेंट रहा है, कुछ सालों में 20% से बढ़ा है, कुछ सालों में कम रहा है। बट अगर आप स्पेसिफिकली पिछले 20 साल देखें, जो नई शताब्दी शुरू हुई है या नया मिलेनियम शुरू हुआ है सन 2000 के बाद से लेकर अभी तक, आप देखेंगे 18 से 22% तक रहा है। जबकि हमारे जो काउंटर पार्ट्स यानी जब चीन की बात करें, जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, चाइना, जापान, कोरिया, their contribution is upwards of 25% going up to 30% of their GDP। उनकी GDP का 25 से 30% जो है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है। हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कई कोशिशें करी, स्टार्टिंग विद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 में आई, और उसके बाद मेक इन इंडिया कैंपेन। इन दोनों ही चीजों के जरिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, और इसका तो टारगेट भी था 25% ऑफ जीडीपी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का टारगेट था टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एट 25%। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस वी वर नॉट एबल टू हैव दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या वजहें हैं। इसमें सबसे पहली चीज है जिसको आप हाईलाइट करेंगे वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये एक कैच 22 है, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कैसे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी है 5-6 सालों में। 2017 से लेकर या 2018 से लेकर 2022 तक इसकी रैंकिंग तकरीबन 130 से 62वें नंबर पे आई है। मतलब रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है, तकरीबन 60-70 रैंक से 60-70 स्पेसेस से रैंक इंप्रूव हुई है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, और बिजनेस से मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, सर्विस सेक्टर का बिजनेस या इंस्टीट्यूशन का बिजनेस नहीं। इसमें पॉलिसी हर्डल्स हैं, पॉलिसी की दिक्कतें हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स का मतलब है परमिशन लेना, एनओसी लेना, क्लियरेंस लेना, ब्यूरोक्रेट से परमिशन लेना, सेक्रेटरीज के पास जाना, सारे अधिकारियों के पास जाना, विभागों में भागना, ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑल दीज आर हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स हैं हमारे डेवलपमेंट में, जिस वजह से बिजनेस करना और खासकर मैन्युफैक्चरिंग करना भारत में मुश्किल है, इजी नहीं है। दिस इज नॉट इजी, दिस इज अ वेरी बिग हर्डल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भारत में लैकिंग है। इसका मतलब यह है कि आपने, मान लीजिए आपको, आपकी कंट्री में 100 फैक्ट्री है, आपको 500 बनानी है, आपने इंटू 5 500 फैक्ट्री बना दी। अब 500 फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री तक पहुंचने की सड़क, लोग वहां पे कहां रहेंगे, उस फैक्ट्री में जिन जिन चीजों का प्रोडक्शन होगा वो मार्केट तक पहुंचेगा कैसे, वहां तक की रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, पोर्ट,
उस फैक्ट्री पे निर्भर जो है, डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल वाले, उतने रॉ मटेरियल सप्लायर्स कहाँ से आएंगे, उस फैक्ट्री में उतना वर्कफोर्स कहाँ से आएगा, उस फैक्ट्री के लिए उतना कैपिटल कहाँ से आएगा, क्या ये सारी चीजें हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं। मतलब फैक्ट्री तो आपने बना दी, वहां तक पहुंचने की रोड, वहां से जाने की रोड, उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी, पोर्ट्स तक जाने की रोड, उस फैक्ट्री से जो बन के निकला है उसको स्टोर करने की जगह, वेयर हाउसेस की जगह, ये सब नहीं है। क्योंकि ये सब नहीं है, इस वजह से आप फैक्ट्री बना के भी क्या कर लोगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू बोलते हैं इसे। फिर है लैक ऑफ प्रॉपर स्किल, एडिक्वेट ट्रेनिंग। लोगों के पास उतनी ट्रेनिंग नहीं है जितनी की रिक्वायर्ड है, और वो स्किल नहीं है, हुनर नहीं है। बहुत जरूरी है। इंडिया में वर्कफोर्स के नाम पे तो बहुत कुछ है, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स तो बहुत है, लेकिन उस वर्कफोर्स का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। आप वर्कफोर्स, आप आज की डेट में, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी एम्प्लॉयर से आज की डेट में मिलिए, उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये होगी कि काम करने वाले लोग नहीं मिलते, और लोग चिल्लाते हैं काम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब लोग चिल्लाते हैं काम नहीं है और एम्प्लॉयर कहता है काम करने वाले लोग नहीं मिलते, तो ये मिसमैच कहां है? मिसमैच है स्किल का। कुछ काम आता ही नहीं है तो काम करोगे कैसे? आप मुंह उठा के पहुंच जाओगे हम काम करने आए हैं, आता कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखों को देख लीजिए, एडुकेटेड कोई कुछ नहीं आता। जो डिग्री होल्डर्स बैठे उनसे बोलो कि भाई ये काम करके दिखाओ, नहीं आता होगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। डिग्री लेकर बैठ गए हैं। डिग्री लेने से आज की डेट में कुछ नहीं होता। आपको आता क्या है? स्किल क्या है आपके अंदर? लैक ऑफ प्रॉपर स्किल, which is a very big point. Followed by that comes lack of adequate and easy finance, जो कि लोन के तौर पे उपलब्ध हो, जो कि कई सारे चीजों के बेसिस पे हो, कि आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है जितना आपको चाहिए। आपको भारत में फैक्ट्री बनानी है। भारत में फैक्ट्री बनाने के लिए आपको भारत के संदर्भ में यह देखना है कि यहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मुझे भारत के बैंकों से उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा। लोन लेना बहुत मुश्किल होता है, हमेशा ही मुश्किल होता है। कुछ लोगों को लोन्स बहुत आसानी से मिलते हैं, राइट ऑफ भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो देश छोड़ के भाग भी जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होगा नहीं। भाई आपके पास अगर इतना पैसा होता या इतना बड़ा घर होता, इतनी बड़ी जमीन होती गिरवी रखने के लिए, तो आप खुद ही अपने पैसों से ही फैक्ट्री नहीं बना लेते। आपको लोन की क्या जरूरत थी? नहीं है तभी ना लोन चाहिए। और लोन लेने के लिए मुझे कुछ गिरवी रखना पड़े तो मैं उतना बड़ा चीज क्या गिरवी रखूं कि मुझे आप 100 करोड़ या 500 करोड़ का लोन दे दो फैक्ट्री की जमीन खरीदने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए। पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एडिक्वेट एंड इजी फाइनेंस। और आखिरी है ग्लोबल चैलेंजेस, जो कि परमिशंस, टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स जो हम पर इंपोज करे गए हैं। ट्रेड बैरियर्स जो व्यापार करने के कई सारे आप ये समझ के चलिए कई सारे अड़चन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चर करने के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते या उन मार्केट्स में नहीं पहुंच पाते जहां पर ये एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत मैन्युफैक्चरिंग में स्केल नहीं कर पाया। अब क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग में स्केल नहीं कर पाया, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से इंडिया ने मेक इन इंडिया कैंपेन के थ्रू इस चीज को करना शुरू करा, जहां पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉल्व कर रही है रेगुलेटरी हर्डल्स को, पॉलिसी हर्डल्स को, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑपोजिशन की पार्टी की है तो वहां पे दिक्कत आएगी। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 500 किलोमीटर का हाईवे 1-2 दिन में तो बनेगा नहीं, 4-5 साल में बनेगा। दैट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, ये चीज चाहिए। फिर आपका प्रॉपर स्किल एडिक्वेट, ये भी आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है। ऑल दीज आर रीजंस, ये सब टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, तो उसमें टाइम लगता है। फिर हमारा अगला सवाल आता है, अच्छा क्वेश्चन है, 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। ये टर्म मुझे बहुत पसंद है। ट्रेड यानी व्यापार, जो इकोनॉमिकली आपकी कंट्री को सक्षम बनाता है, जो कि आपके देश में चीजों की उपलब्धि लाता है, वस्तुओं की, सेवाओं की, उसका वेपनाइजेशन हो रहा है। वेपनाइजेशन का मतलब क्या है?
उसको हथियार के तौर पे या हथियार के रूप में देखा जा रहा है। ऑन इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक्सटर्नल सेक्टर और डोमेस्टिक इकोनॉमी में वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का आपको इम्पैक्ट बताना है और इसके मेजर्स बताने हैं कि इसको कैसे ठीक करा जाए, इसको सॉल्व कैसे करा जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एक तरीके से एक ऐसा, इसको भी आपको सेम अप्रोच पे लेके चलना है, IBC अप्रोच। इंट्रोडक्शन में मैं ये चाहूंगा कि आप वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड को डिफाइन करें। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का मतलब यह है व्यापार करने के लिए क्या हथियार है जिसकी वजह से आप व्यापार को रोक सकें, हाउ टू स्टॉप ट्रेड। इसको स्टॉप करने के लिए नॉर्मली 2 से 3 हथियार होते हैं। सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला हथियार होता है टैक्सेस, जो आप जिसे टैरिफ भी बोलते हो। तो ये है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर मैं किसी के देश में अपना आइटम एक्सपोर्ट कर रहा हूं और उसने अपने इंपोर्ट पे मान लीजिए टैक्सेस लगा दिए, टैक्सेस, हाई टैक्सेस लगा दिए, 20% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, तो मेरा आइटम जो दूसरी कंट्री में जा रहा है वो 20% ज्यादा महंगा हो गया। अब 20% महंगा होगा तो वहां बिकेगा नहीं, और वहां बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका सेल कम हो जाएगा। तो आपने टैक्सेस को एक वेपन की तरह यूज करा मेरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कि मेरा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ना कर पाए। उसी तरीके से दूसरी चीज है सैंक्शंस, सैंक्शंस लगा देना, जो यूएसए ने ईरान पे लगाए, जो यूएसए चाहता है पूरी दुनिया मिलकर ईरान पे लगा दे, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों ने लगाए, एक सैंक्शन लगा दिया कि हम आपसे ऑयल नहीं खरीदेंगे। यूरोपियन यूनियन के कई सारे बड़े बड़े देश, वृद्ध देश, जिन्होंने ये चीज जो है आपके ऊपर सैंक्शन लगाया। सैंक्शन लगाता ही ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो आपका सेल खत्म हो गया। ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं हर 5 कंट्रीज को मिला के मान लो $500 का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था, आज वो जीरो हो गया, तो मेरी कमाई जीरो हो गई, मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मेरी इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो सैंक्शंस है। और तीसरी चीज है एक्सपोर्ट कंट्रोल। ये हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट लगाती है, ज्यादा एक्सपोर्ट ना करें, डोमेस्टिकली बेचने की कोशिश करें। ये नॉर्मली 3 चीजें हैं, प्राइमरीली 2 ही चीजें होती हैं, फर्स्ट 2, तीसरी भी आप याद रख सकते हो। ये ट्रेड को यानी व्यापार को वेपनाइज करती हैं। वेपनाइज करने का मतलब है इसको हथियार की तरह यूज करती हैं, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। तो सवाल ये कह रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या है भारत के एक्सटर्नल सेक्टर में। तो बॉडी में इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इसका इंपैक्ट भारत के एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है। तो सबसे पहला इंपैक्ट इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर में यह होगा कि अगर मेरे ऊपर टैरिफ लगाया गया, डिस्टर्ब या सैंक्शन लगाया गया, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सप्लाई चेन विल बी डिस्ट्रॉयड। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय होने का मतलब यह है कि मैं भेज ही नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड। जब मैं भेज ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्या फिर ट्रेड करूंगा दूसरी कंट्री के साथ। और इसी से मिलती जुलती दूसरी चीज है, और वो है एक्सपोर्ट कंट्रोल। ये एक्सपोर्ट कंट्रोल हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल में हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एक्सपोर्ट कंट्रोल की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो खत्म हो जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट गेट्स ओवर, एक्सपोर्ट मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दूसरी चीज है, एक्सपोर्ट कंट्रोल और एक्सपोर्ट मार्केट डिस्ट्रॉय होना, ये दूसरी चीज है। अब इससे देखिए एक्सपोर्ट मार्केट डिस्ट्रॉय कैसे होता है, ये होता है सैंक्शंस के कारण। यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, और जितने देश ईरान से तेल खरीदते थे, तेहरान से ऑयल खरीदते थे, उन देशों से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी इनसे ऑयल ना खरीदें। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि एक्सपोर्ट मार्केट का लॉस है, एक्सपोर्ट मार्केट का लॉस है, तो अपने आप खत्म हो जाओगे। अब ईरान कब तक चलेगा जब तक तेल है, उसकी इकोनॉमी चलती ऑयल से और ऑयली एक्सपोर्ट ना करे, ये चीज है। तीसरी चीज है डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कंट्री का दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक स्ट्रेन या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है, तो आपका एक्सपोर्ट अफेक्टेड होगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम। अब जैसे क्वाड है, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल
जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। अगर वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, मान लीजिए, तो चाइना जो है भारत के साथ बदला ले रहा है टैरिफ्स बढ़ा के या टैक्सेस बढ़ा के, तो भारत का नुकसान है। भारत का इस तरीके से नुकसान होगा तो ये डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है। अगर इंडिया ब्रिक्स करेंसी को वोट ना करके यूएस डॉलर को सामने रखती है तो उसका फायदा यूएस को मिलता है, इंडिया को नहीं। यूएस डॉलर और स्ट्रांग होता है और इंडिया की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उस वजह से होता क्या है कि हमारे इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेंस की वजह से हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे इंपैक्ट। तो भारत के एक्सटर्नल सेक्टर पे इंपैक्ट किन किन चीजों का हुआ कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट लूज हो रहा है, और तीसरा है कि डिप्लोमेटिक स्ट्रेंस जो है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट क्या है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ और ऑन इंडियाज डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट ये है कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हुआ, तो मेरी कंट्री में इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरी कंट्री चाइना अगर मेरे ऊपर टैरिफ लगाती है और मेरे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ओवरऑल ये मेरे ग्रोथ को इंपैक्ट करेगी, मेरा ग्रोथ कम होगा अगर टैरिफ बढ़ा तो। ये दूसरी चीज है। इसके सिवा आप ये मान के चले कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्री ने उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के भेजा है तो मेरी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, उस चक्कर में इंपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। अगर इंपोर्ट्स महंगे हो जाए तो मेरी कंट्री में प्रॉब्लम क्या होगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी, थिंग्स विल बिकम एक्सपेंसिव। आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे यही आप एग्जांपल ले लीजिए, इजराइल ईरान का वॉर। अब ईरान को अपनी वॉर फंड करनी है तो तेल के दाम बढ़ा देगा, वो तेल के दाम बढ़ा देगा तो भारत को महंगा तेल मिलेगा, तो ऑटोमेटिक मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन है। तो ये सब चीजें मुझे इंपैक्ट करती हैं और हम कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजों के लिए डिपेंड करते हैं दूसरी कंट्रीज पे। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, दवाई बनाने का सॉल्ट होता है। अब दवाई तो हम बनाते हैं लेकिन सॉल्ट चाइना से आता है। अब अगर हमारा चाइना के साथ संबंध स्ट्रेन्ड है तो मेरे डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट ये है कि ये एपीआई का इंपोर्ट या तो बंद हो जाएगा या ये एपीआई का इंपोर्ट जो मैं कर रहा हूं ये चाइना के अनुसार करना पड़ेगा, उनके टर्म्स पे। चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएं, चाहे हम इंपोर्ट ड्यूटी माफ करना पड़े, भारत सरकार का इसमें लॉस है, दोनों तरफ से लॉस है। तो ये चीज हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को इंपैक्ट करता है, इस चीज को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एक्चुअली यही पूछ रहा है कि evaluate the impact of weaponization of trade on India's external sector and domestic economy। दोनों को आप अलग अलग पॉइंट दे सकते हो विद एग्जांपल्स। सजेस्ट मेजर्स, तो मेजर्स तो यही है कि आप अपने संबंध, जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, आपसी संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, विद वेदर इट इज क्वाड और आसियान और यूरोपियन यूनियन और अदर एशियन कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वी हैव टू मेंटेन देम। ये चीज करो। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब यह है कि मेरी सप्लाई चेन बढ़िया तरीके से चलती रहे, इस ये भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए ही चलेगी। इट विल हैपन वाया डिप्लोमेटिक रिलेशंस ओनली। And then we have to make sure that our relations with those countries are good with whom we carry a trade surplus। जैसे यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, इकलौता देश ऐसा है जिसके साथ हमारा मेजॉरिटी ट्रेड सरप्लस आता है। यूएसए के साथ ट्रेड 170 बिलियन डॉलर का है और भारत उसमें पैसा कमाता है। बाकी देशों के साथ व्यापार में, चीन के साथ, आपके और एशियन देशों के साथ, नेबर्स के साथ भारत पैसा गंवाता है, हमारा डेफिसिट है, यूएसए के साथ सरप्लस है। ये चीज बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हमारा इतना बढ़िया सरप्लस है, इस चीज को हम खराब नहीं कर सकते, तो हमें उसके साथ संबंध अच्छे मेंटेन करने चाहिए। तो इस तरीके से ये मेजर्स के जरिए
हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और अगर आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो सीधी बात ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड करो ताकि हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट बहुत कम चीजों पे रहना पड़े। जैसे चाइना की डिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम है, हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों पे, चाइना पे ही हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इस चीज को कम करना पड़ेगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेबर रिफॉर्म्स पे सवाल है। डू यू थिंक दैट लेबर रिफॉर्म्स, जो लेबर रिफॉर्म्स है, यानी कि लेबर रिफॉर्म्स का मतलब है कि लेबर की फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स जो कि लेबर लॉज पे बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन लेबर लॉज, दे आर नेसेसरी इन इंडिया, जरूरी है भारत में। आइडेंटिफाई द मेजर रोड ब्लॉक्स इन इंप्लीमेंटिंग दीज रिफॉर्म्स। रोड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करें कि ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो दो चीजें हुई, दो क्वेश्चंस है कि डू यू थिंक दैट लेबर रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है, और दूसरा है कि अगर रिफॉर्म्स की जरूरत है तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके रोड ब्लॉक्स क्या है। क्या आपको लगता है कि भारत में श्रम सुधार आवश्यक है? इन सुधारों को लागू करने में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्यों, मतलब ये क्वेश्चन आने की संभावना है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बिकॉज 2020 लेबर रिफॉर्म्स और लेबर कोड्स वर एक्चुअली यूनिफाइड, दे वर चेंज्ड, दे वर अमेंडेड। बहुत सारे हमारे लेबर लॉज हैं, आज की डेट में भी हैं, क्योंकि लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। इस वजह से सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाते हैं, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज की प्रॉब्लम है। तो उनका यूनिफिकेशन हुआ था 2020 कोविड के दौरान। इस पे सवाल प्रॉपरली आया नहीं है, तो सवाल आने की संभावना है। ये भी डायरेक्ट ही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप एक लाइन लिख सकते हैं दैट लेबर रिफॉर्म्स, जो लेबर रिफॉर्म्स है इंडिया में, ये बहुत जरूरी हैं। ये जरूरी इसलिए हैं बिकॉज वी हैव मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स एज पार्ट ऑफ लेबर इन इंडिया। ये होने के बावजूद आप ये लेकर चले कि जो भारत की लेबर मार्केट है वो मोस्टली इनफॉर्मल है, वो मोस्टली रेगुलेटरी हर्डल्स में फंसी हुई है। इस वजह से हमें जो है किस चीज की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। सो नीड फॉर लेबर रिफॉर्म्स। तो लेबर रिफॉर्म्स की नीड हुई क्या? व्हाट इज द नीड फॉर लेबर रिफॉर्म्स? लेट्स हैव अ लुक। नीड फॉर लेबर रिफॉर्म्स, आइए देखें। जो पहली नीड है लेबर रिफॉर्म्स की वो है कि जब हम लेबर को रिफॉर्म ही नहीं करेंगे तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, और इसकी अगर जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी तो हमारी कंट्री में ग्रोथ नहीं होगी। There will not be any growth in the country if labor laws have not been reformed. Labor laws का मतलब ये है कि जो labor laws लेबर को चलाते हैं, लेबर की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेबर को आगे लेकर चलते हैं, वो चीज जब तक रिफॉर्म नहीं होगी, सो लेबर विल नॉट गेट समथिंग दैट दे डिजर्व। तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन जॉब्स वैसे क्रिएट नहीं होंगी जैसे लेबर चाहती है, या जो लेबर को एक डिग्निफाइड तरीके से आगे लेकर चल सके। इस वजह से ये चीज बहुत जरूरी है कि लेबर लॉस को रिफॉर्म करा जाए, या लेबर रिफॉर्म्स करे जाए, जिससे कि जॉब्स अच्छी ढंग की क्रिएट हो, विच रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ। फॉलोड बाय दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत जरूरी है, ये तो सबसे जरूरी चीज है। भारत में आप जानते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने 44 कानून बनाए थे लेबर को लेके, और अलग अलग स्टेट्स ने टोटल मिला के 100 से ऊपर कानून बनाए थे लेबर को लेके, 100+ लॉस। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लेबर जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, दोनों बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचा कि दोनों के हाथ में पावर दे दी, भसड़ मच गई इसमें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज नॉट इजी, इनफैक्ट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको अगर किसी चीज को ठीक से इंप्लीमेंट करना है तो वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैश है। सेंटर कुछ करना चाहे स्टेट नहीं करने देती, स्टेट कुछ करना चाहे सेंट्रल लॉ बीच में आता है। ये दूसरा इशू है, इसलिए लेबर लॉस को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। थर्ड क्या है? सोशल
सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये हमारी कंट्री में बहुत कम है, या ऐसा कहा जाए क्योंकि लोग इस तरीके से लेबर लॉस के जरिए कम काम करते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लॉस के जरिए काम करते हैं या उन जगह काम करते हैं जहां पे लॉस फॉलो होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लॉज आर नॉट फॉलोड। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सोशल सिक्योरिटी लॉस का मतलब है कि आपको आपके वर्किंग आवर्स डिफाइंड हो, कि अगर 8 घंटे का काम है तो आप 8 घंटे काम करें, अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम मिले, आपको प्रॉपर लंच ब्रेक मिले, आपको अगर मैनुअल काम है तो आपको रेस्ट करने का टाइम मिले, आपको पीने का साफ पानी मिले। ये सब चीजें होती है सोशल सिक्योरिटी के टाइम। और प्लस अगर आप कोई डेंजरस हजार्डस काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल प्रोविजन मिले, इंश्योरेंस मिले। आपके मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर भर रहा है। आपकी फैमिली को अगर आपको कुछ हो जाता है, आप ब्रेड विनर है, तो आपकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिले, आपका प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट हो, आपका ईएसआई हो। ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है। ये सब कहां होता है? सब नहीं होता सब लोगों के लिए। और ये क्यों नहीं होता? इसकी वजह से जो चौथा कारण है वो ये है, मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल, और इसका है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। तो लेबर रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं? ताकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स हो सके, बहुत जरूरी है। फॉर्मलाइजेशन शुड हैपन। ये चीजें हैं जो कि नीड ऑफ द आवर है, जिस वजह से क्या होना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इस चक्कर में सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स क्या है, मेजर रोड ब्लॉक्स। मेजर रोड ब्लॉक्स इन इंप्लीमेंटिंग लेबर रिफॉर्म्स। रोड ब्लॉक्स बोल दीजिए, हर्डल्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। व्हाट आर द मेजर रोड ब्लॉक्स? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर नॉट sound. Federal structure doesn't allow us to do so. Central government, state government, concurrent list subject. ये प्रॉब्लम है। मैंने जैसा आपको बताया, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो रोड ब्लॉक में अगर ये चीज होती है तो ये अलाउ नहीं करता कि आप आगे बढ़ सको। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये रोड ब्लॉक है, ये होने नहीं देगा। दूसरी चीज है कि जो भारत सरकार लेबर कोड्स लाई थी, भारत सरकार ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के 44 लॉज हैं, ऑलमोस्ट सारे लॉज को 4 लेबर कोड्स में जो है इन्होंने इनकैप्सुलेट कर लिया और इधर ले आए। अब 4 लेबर कोड्स को स्टेट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अप्लाई करेगी? एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टेट्स ने किया ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ आपको लेबर कोड्स यूनिफाई करने का? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट हैज नॉट बीन यूनिफाइड, हाईली इंपॉर्टेंट। तीसरा है, लेबर यूनियंस की तरफ से रेजिस्टेंस है। इनको लगता है इनके हाथ से पावर ना चली जाए। ये बेसिकली नेतागिरी वाले लोग हैं। ये चाहते नहीं कि ये लेबर कोड्स रिफॉर्म हो या चीजें सिंप्लीफाई हो या ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हुई तो लेबर यूनियंस के हाथ से पावर चली जाएगी। ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस। और लेबर यूनियन आप जानते हैं भारत में हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है। लेबर यूनियन को सबका सपोर्ट है। रूलिंग पार्टी का भी सपोर्ट मिलता है, ऑपोजिशन का भी सपोर्ट मिलता है। और आज से नहीं, ये पिछले 100 साल से बहुत पॉपुलर है, 100 साल से ज्यादा से। गांधी बापू हमारे ये लेबर स्ट्राइक से तो पॉपुलर हुए थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वो लेबर की तो स्ट्राइक थी, और उसके बाद भगत सिंह जो है वो भी लेबर स्ट्राइक के बारे में। तो लेबर की स्ट्राइक तो उस जमाने से होती आ रही है, तो वो भी लेबर यूनियंस करते थे। तो ये रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से लेबर रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हो। देखिए, लेबर यूनियन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉस बना के रखो जो सिंप्लीफाई हो ही ना सके। और फिर कहीं ऐसा ना हो जैसे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करे थे, एग्रीकल्चरल बिल लाए गए थे और वो इतना बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ कि उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो पता पड़ा ये लेबर लॉस भी लाए जाए और पूरे सारी लेबर यूनियंस खड़ी हो गई सरकार के खिलाफ, तो ये भी विड्रॉ करना पड़ जाए। सो दिस शुड नॉट बी द केस। All right, so this is the answer how you have to write the question. So this was the Indian economy section of GS paper number 3 under this test. I hope you have understood how to approach these questions and what content to write. All the best, everyone.